हेलो गाइस। तो कुछ नेट इश्यूज की वजह से हमारी क्लास बीच में रुक गई थी, तो मैंने वो पार्ट अलग अपलोड किया है और ये पार्ट अलग। तो आपको फिफ्थ चैप्टर दो पार्ट में मिलेगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद। तो कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? तो कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद आपके कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। फिर बात करते हैं अलाही दरवाजे का मेहराब, यानी कि अलाही दरवाजे का मेहराब हमने देख लिया है। बट पूछ सकता है कि अलाही दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था प्रारंभिक यानी कि 14वीं शताब्दी में, ठीक है। फिर हम पढ़ रहे थे मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण, ठीक है। तो इनका निर्माण क्यों हो रहा था और ये क्यों कराए जा रहे थे? तो बेसिकली मंदिर और मस्जिदों का निर्माण जो राजा लोग थे वो अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करने के लिए बनवाते थे, ठीक है। इन फिर आगे कह रहा है कि उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को ले लीजिए, जिसके बारे में हमने पढ़ा था ना, तंजावुर का जो ऊपर शिखर बना था उसके बारे में पढ़ा था। तो वही राजराजेश्वर मंदिर है। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव किसने? राजा राजदेव ने। एक मिनट। तो वो पार्ट वहां से आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। तो राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। जो मंदिर था उसके लिए जो मंदिर बनवाया था राजराजेश्वरम, तो वहां पे किस देवता को? राजराजेश्वरम की उपासना हेतु ध्यान दे के एक मिनट। हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता का नाम क्या था? काफी मिलता जुलता था। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि वो क्या, यह नाम मंगलकारी होते। तो आई होप ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैं यहाँ थी तो ये चीजें हमने पढ़ ली थी कि जो मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान का अवतार उन्होंने नहीं माना है। बट क्या हुआ है कि जो फारसी दरबारी इतिहासों में क्या मिला है, फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन किस रूप में मिलता है? अल्लाह की परछाई, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? तो दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को क्या कहा है? अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना है क्योंकि वह क्या है? एक मिनट। शासक इसलिए चुना है क्योंकि अतीत के महान विधि कर्ताओं मूसा सुलेमान, यानी कि जो अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना है क्योंकि उसके अतीत में यानी कि पास्ट में हमें विधि कर्ताओं मूसा सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधि कर्ताओं और वास्तुकार अल्लाह स्वयं थे। क्या कह रहा है कि सबसे महान जो विधि करता है और वास्तुकार है वो क्या है? अल्लाह स्वयं हो जाते हैं। उसने उसने अवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया है तथा व्यवस्था का क्या किया है? संतुलन किया है। यानी कि अव्यवस्था को दूर किया है और व्यवस्था और संतुलन को कायम किया है। किसने? अल्लाह ने, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें इस पार्ट में हमने कुछ बॉक्स शायद छोड़े हैं। तो नहीं, कोई बॉक्स नहीं छोड़ा है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, इसी पार्ट में बॉक्स है जिन्हें हम अच्छे से टैकल करेंगे और फिर उसके बाद हाँ इस पार्ट में है। क्या है? मुगल बादशाह शाहजहां इतिहासकार में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मुगल बादशाह शाहजहां, कौन किसकी बात हो रही? शाहजहां। इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य का धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी कहा गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी किसे कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। तो अब ये देख पा रहे हो अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद, कौन सी? शाहजहानाबाद। किसकी राजधानी? शाहजहां की। 1650-1656 में शाहजहां द्वारा बनवाई गई कौन सी? ये जामी मस्जिद। तो शाहजहानाबाद का बाद शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। और कौन सी मस्जिद? जामी मस्जिद भी किसने बनवाई थी? शाहजहां ने 1650 से और 56 के बीच में बनवाई थी। तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये देख पा रहे होगे, ये देख पा रहे हो, ये लिखा है किबला। किबला क्या होता है? मक्का की ओर संकेत, यानी कि मक्का की ओर संकेत। यहाँ पे क्या होती है? नमाज पढ़ी जाती है, तो ये लोग इधर को फेस करके नमाज पढ़ते हैं। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? पश्चिम। तो मुसलमान अपनी नमाज किस दिशा में पढ़ते हैं? पश्चिम में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इधर मक्का है। तो किबला मतलब मक्का की ओर संकेत होना हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने फ्रेंड्स में क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। अब जल का महत्व क्या था ये जान लेंगे, फिर हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो जल का महत्व क्या होता है देखेंगे। फारसी शब्द आबाद और आबादी, यानी कि आब से निकला है। जो फारसी शब्द है आबाद और आबादी, वो किससे निकला है? आब से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? पानी।
आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जो जहाँ बसावट हो, बसावट यानी कि जहाँ लोग रहते हों। इसका एक अन्य अर्थ होता है खुशहाली, यानी कि जो फारसी शब्द क्या है? आबाद, आबादी, ठीक है? ये किससे निकला है? आबाद, आबादी, आब से निकला है, जिसका अर्थ होता है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो जिसका जो आब है, आब का अर्थ क्या होता है? पानी। ध्यान से सुनना, आब का अर्थ हो जाता है पानी, और आबाद शब्द उस जगह के लिए यूज होता है जिसे क्या कहते हैं? बसावट। यानी कि आब का अर्थ होता है पानी, और आबाद आबाद का अर्थ हो जाता है बसावट, यानी कि बसावट मतलब जहाँ लोग रहते हैं, और एक मतलब हो जाता है खुशहाली। तो आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं स्मृति दोनों ही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जानेंगे यहाँ क्या कह रहा है। तो सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला है। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणा तेजी से बदलती रहती हैं, राजनीति संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय दिया, यानी कि जो शासक थे उन्होंने विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को भी क्या किया? आरक्षण की संरक्षण दिया है। फिर कह रहा है कि अपनी राजधानियां तथा नगरों की महत्वपूर्ण संस्कृति केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। इन सब में उनके शासन तथा राज्य को क्या मिलती थी? ख्याति। यानी कि जब हम क्या करेंगे? अपनी संस्कृति, अपने मस्जिद, मंदिर मस्जिदों का निर्माण कराएंगे, जनता के लिए चीजें उपलब्ध कराएंगे, तो क्या होता है? उससे हमारी क्या बढ़ती है? ख्याति ही बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ क्या होगी? खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों का निर्माण हो रहा था। किसका? हौजों और जलाशयों का निर्माण हो रहा था। बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती है, यानी कि जो राजा लोग तालाब, बावड़ी वगैरह बनवाते थे, पानी उपलब्ध कराते थे, उनकी क्या होती थी? बहुत प्रशंसा होती थी। एक सुल्तान था, कौन सा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने दहली ए कोहिना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? दहली ए कोहिना के निकट विशाल तालाब का निर्माण कराया था, जिसे क्या कहा जाता था? हौज सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बन सकता है हौज सुल्तानी कहाँ बना है? तो दिल्ली या कोयना के पास बना है। किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो ये अध्याय 3 के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौज और तालाब का निर्माण करवाते थे। जो शासक लोग होते थे वो सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे दोनों प्रकार के तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी मंदिर मस्जिद के निकट क्या करवाते थे? निर्माण, यानी कि जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दो। जामी मस्जिद के छोटे हौज, यानी कि जामी मस्जिद के पास भी हौज बना है। गुरुद्वारे, यानी कि सिख के एकत्रित होने और उपासना का स्थान। गुरुद्वारा क्या होता है? सिखों के एकत्रित होने उपासना के स्थान का हिस्सा होता है। हरमंदिर साहब, यानी कि हरमंदिर साहब क्या है? स्वर्ण मंदिर, उसका निर्माण, उसका पवित्र सरोवर। तो ये देखो, ये है आपका स्वर्ण मंदिर, और यहाँ पे देख पा रहे हो ये पानी भरा हुआ है, ये पवित्र सरोवर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंदिरों को मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया, यानी कि जो राजा क्या करते थे? मंदिरों का निर्माण करते थे, और उन्हीं से अपनी पद प्रतिष्ठा, धन संपदा का क्या करते थे? प्रदर्शन होता था। तो जब उनसे ही प्रदर्शन हो रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर जब आक्रमण करेंगे, तो सीधी सी बात है, जब आक्रमण होती है, जब लड़ाई होती है, तो बहुत अच्छी चीज को टारगेट किया जाता है। तो ज्यादातर टारगेट क्या हो रहे थे? तो टारगेट आपके मंदिर हो रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इमारतों पर निशाना साधा जाता था। ठीक है, 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राज, कौन सी? 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर, कौन से? पांड्यन, नॉट पांड्य, ठीक है, पांड्यन राजा श्रीमर श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा 9वीं शताब्दी में श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया था? तो पांड्यन राजा श्रीमर श्री वल्लभ ने, ठीक है, आक्रमण किया। और राजा सेन प्रथम, यानी कि श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया। तो श्रीलंका का राजा कौन हो जाता है? आपका राजा सेन प्रथम हो जाता है। राजा सेन प्रथम कहाँ का राजा है? श्रीलंका का। और पांड्य का राजा है श्रीमर श्री वल्लभ। तो इसने श्रीलंका पर क्या किया? आक्रमण किया 1831 से 1851 में। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है। किसने लिखा है? ध्यान से सुनना, जो बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार कौन थे? धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया,
रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने क्या कर लिया? जब्त। किसने? बताओ किसने कर लिया? तो पांड्यन राजा द्वारा इन सब की चोरी कर ली गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके लिए कहा गया है, तो ये पांड्यन राजा श्री वल्लभ के लिए कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंघली शासक के आत्म अभियान को इससे जो आघात लगा, सिंघली मतलब श्रीलंका के राजा, जिनको क्या हुआ? एक आघात पहुंचा, उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक सेनद्वती ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तो क्या हुआ? सिंघली शासकों को क्या हुआ? उसका आघात पहुंचा, तो उन आत्मसम्मान के लिए क्या था? बदला लेना आवश्यक था, यानी कि वो खुद चढ़ाई करते, उन पे लड़ाई करते। तो अगले सिंघली शासक ने सेनद्वती सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। जो अगला सिंघली शासक था, कौन था? सेनद्वती। सेनद्वती ने किसे? अपनी सेनापति, किसको? अपने सेनापति को कहां पर? पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में युद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु बहुत प्रयास किया गया, पर क्या हुआ था? देखते हैं। प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? तो 11वीं शताब्दी में किसने करवाया था? चोल राजा, यानी कि चोल वंश का राजा था। कौन था? राजेंद्र प्रथम। उसने क्या करवाया था? अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो उसने पराजित शासकों की जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था, यानी कि जो भी मंदिर के पराजित शासकों से जो भी मूर्तियां चुराई गई थी वहां के मंदिर से, तो इस मंदिर में वो मूर्तियां उन्होंने भर दी थी। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूरपीठिका, देखो ध्यान से सुनना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चालुक्यों से उन्होंने क्या प्राप्त किया था? तो सूरपीठिका प्राप्त की थी। फिर एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां। तो चालुक्यों से प्राप्त एक सूरपीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की मूर्तियां, और पूर्वी पूर्वी चालुक्यों से नंदी मूर्ति, यानी कि नॉर्मल चालुक्य से सूर्य की पीठिका हो जाती है, पूर्वी चालुक्यों से क्या हो जाती है? नंदी की मूर्ति हो जाती है। उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त, यानी कि उड़ीसा के कलिंगों से क्या प्राप्त किया था उन्होंने? तो उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, यानी कि शिव का रूप क्या होता है? भैरव की मूर्ति प्राप्त की थी। फिर भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की प्रतिमा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चालुक्यों से आपकी सूरपीठिका हो जाती है। पहला क्वेश्चन, चालुक्यों से सूरपीठिका प्राप्त की थी। दूसरा, एक गणेश मूर्ति और दुर्गा की मूर्ति कहाँ से मूर्तियां प्राप्त की थी? यानी चालुक्यों से सूरपीठिका, एक गणेश की मूर्ति और दुर्गा की मूर्तियां कहाँ से? चालुक्यों से। फिर पूर्वी चालुक्यों से उन्होंने एक नंदी की मूर्ति। फिर उड़ीसा के कलिंग से क्या प्राप्त किया? भैरव भैरव यानी कि भैरव जो शिव का रूप तथा भैरवी की प्रतिमा प्राप्त की। फिर बंगाल के पालों से क्या? काली की मूर्ति प्राप्त की थी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। गजनी के सुल्तान कौन हो जाते हैं? राजा महमूद राजेंद्र प्रथम। कौन हो जाता है गजनी का सुल्तान? महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है, गजनी का सुल्तान महमूद, जो महमूद था, वो किसका किसका समकालीन था? तो वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। देख रहे हो कितनी कंफ्यूजन वाली लाइन थी, ध्यान नहीं देते तो पता नहीं क्या अर्थ निकल रहा था। तो गजनी का सुल्तान कौन था? महमूद गजनबी। आधा नाम लिख रखा है, महमूद गजनबी। किसका समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। तो समकालीन वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो ध्यान रखना। राजेंद्र प्रथम का समकालीन कौन हो जाता है? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी का समकालीन राजेंद्र प्रथम हो जाता है। भारत में अपने अभियान के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, यानी कि उसने क्या किया था? भारत में कई मंदिरों को पराजित किया, राजाओं को पराजित किया, मंदिरों को अपवित्र किया। तो उस समय कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं था, पर वो महत्वपूर्ण राजा कब बना? जब उसने सोमनाथ मंदिर का क्या किया था? लूटा था। ठीक है, तो लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर पर किसको? सोमनाथ मंदिर को एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त किया। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ था? तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? गुजरात में हो जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? मध्ययुगीन राजनीतिक सांस्कृतिक में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे।
तो ये क्या है, ये कश्मीर का शालीमार बाग, सीढ़ीदार चार बाग। तो कश्मीर में कौन सा बाग हो जाता है, कश्मीर में आपका शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग कब निर्माण हुआ, 1620 से 1624 में। फिर क्या है, फिर है आपका लाल महल बारी में चार बाग को तटीय बागों के रूप में अपनाया गया। तो ये चीज यहाँ से आ जाती है। हुमायूं के मकबरे का चार बाग, ये उन्होंने मैपिंग करके दिखाया है, ऐसे ऐसे बना था। लेकिन कब बना था हुमायूं के मकबरे का चार बाग, जो दिल्ली में है, 1562 से 71 में बनवाया गया था। तो ये मुगल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाग मकबरे तथा किले, जो बाग मकबरे किले थे वो उनमें क्या खास बात थी। ठीक है, मुगलों के अधीन वास्तुकला एक अधिक जटिल हो गई थी। जब मुगलों के अधीन आई वास्तुकला तब क्या हो गई थी, तब बहुत जटिल हो गई थी। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर विशेष रूप से, यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और साहित्य कला और वास्तुकला का क्या था, निर्माता था। यानी कि शाहजहां को विशेष रूप से माना जाता था। पर कौन कौन, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साहित्य कला और वास्तुकला की व्यक्तिगत रुचि लेते थे। तो ये लोग क्या करते थे, व्यक्तिगत इस चीज पर रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने क्या किया है, बाबर की आत्मकथा क्या थी, बताओ, बताइए। तो अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि बाबर ने किस ग्रंथ में बागों के बनाने की योजना का वर्णन किया है, तो वो हो जाता है बाबर की आत्मकथा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि बाबर की आत्मकथा क्या थी। ठीक है, तो ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर देना है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। जो ये बाग बने थे, तो ये देख पा रहे हो, ये बॉल बनी है पीछे, तो ये दीवारों से घिरे होते थे। तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार बागों में विभाजित आयताकार आहत में स्थित थे। यानी कि ऐसे चार भागों में ये विभाजित होते थे और चारों तरफ क्या बनी होती थी, ये दीवार। मान लो ये दीवार हो गई और ये चार भागों में क्या है, विभाजित होते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये कुछ नहीं है। ठीक है, चार भागों में ही विभाजित थे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। औपचारिक बाग की योजना और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। ठीक है, चार चार सामान्य हिस्सों में बांटे होने के कारण चार बाग कहलाते थे। चार बाग क्यों कहलाता था, क्योंकि ये क्या होते थे, चार सामान्य हिस्सों में बटे होते थे, तो इन्हें चार बाग कहलाते थे ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्टेटमेंट में क्वेश्चन ऐसी लाइन टू लाइन डाल देता है, ऐसी बनेगा। क्वेश्चन अगर डाल देता है कि चार बाग चार हिस्सों में समान हिस्सों में बटे होने के कारण चार बाग कहलाता था, तो आंसर आपका राइट हो जाएगा। चार बाग बनाने की परंपरा कब से शुरू हुई थी, तो चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के काल से शुरू हो जाती है। ध्यान से सुनना। कुछ सर्वाधिक सुदूर चार बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां द्वारा बनवाए गए। कहाँ पे, कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां द्वारा बनवाए गए, जो मैंने अभी आपको पढ़ाए थे। ठीक है, कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। उनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी, एक तो अकबर के वास्तुशिल्पियों के माध्यम से, और दूसरा कहाँ से आ रही थी प्रेरणा, एशिया के पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली गई थी, जो अकबर के शासनकाल में वास्तुकला यूज हो रही थी। ठीक है, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार देखने को मिला, क्या मिला, एक मिनट में इसे क्लियर कर दूं, साफ फिर बताती हूँ। तो जो वास्तुकला क्या थी, एक तो अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य और एशिया पूर्वजों के तैमीर मकबरे से वास्तुकला की चीजें ली जा रही थी, नकल की जा रही थी। ठीक है, फिर कह रहा है हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुब्बद, जो बहुत ऊंचा था। तो केंद्रीय गुब्बद सबसे पहले किसमें देखा गया, तो हुमायूं के मकबरे में देखा गया, जो कि कैसा था, बहुत ही ऊंचा था है। और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, यानी कि मेहराब द्वार या प्रवेश द्वार क्या होता था, पिस्तक। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि पिस्तक कला में, यानी कि पिस्तक कला के द्वारा किस चीज का निर्माण हुआ था, तो यानी कि पिस्तक का यूज किस इमारत में हुआ था, तो वो हुमायूं के मकबरे में हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार या पिस्तक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार, पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य में स्थित था। यानी कि जो यह मकबरा है, ये कहाँ स्थित था, तो ये चार बाग के मध्य में स्थित था। मान लो ये चार बाग है,
तो यहाँ पे ये मकबरा स्थित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका निर्माण कैसे हुआ था? तो 8 स्वर्गों तथा हस्त-विहस्त की परंपरा से बना था। तो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि हस्त-विहस्त परंपरा से कौन-सा मकबरा बनाया गया था? तो हुमायूँ का मकबरा बनाया गया था और इसमें क्या थे 8 स्वर्ग अथवा हस्त-विहस्त की यूज़ किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जिसमें एक केंद्रीय कक्ष था। क्या था जिसमें? ध्यान से सुनना, एक केंद्रीय कक्ष था, 8 कमरों से घिरा था। तो 8 स्वर्गों का मतलब क्या है? 8 कमरों से घिरा था। इसकी इमारत का निर्माण किससे हुआ था? लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर बने थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसका? हुमायूँ का मकबरा। हुमायूँ के मकबरे में नंबर 1 क्या हो जाता है? इसमें क्या देखा गया सबसे पहले? तो केंद्रीय गुंबद, यानी कि जो सबसे ऊँचा गुंबद था, केंद्रीय गुंबद था, वो किसमें देखा गया? हुमायूँ के मकबरे में देखा गया। इसमें किस चीज़ का यूज़ हुआ था? पिस्तक वास्तुकला का, पिस्तक या मेहराब प्रवेश द्वार का यूज़, पिस्तक का यूज़ हुआ था। यानी कि मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार या पिस्तक का यूज़ हुआ था और इसे हस्त-व्यस्त परंपरा या 8 स्वर्गों वाली परंपरा के अनुसार बनाया गया था। इसमें क्या था? एक केंद्रीय कक्ष था, 8 कमरे थे। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे पर क्या था? सफ़ेद संगमरमर की पट्टी थी। थोड़ा-सा चेंज कर देगा, कह देगा इसके बीच में संगमरमर की पट्टी थी, या कह देगा कि इसके केंद्रीय गुंबद पर सफ़ेद संगमरमर का यूज़ किया गया, तो वो सारे गलत होंगे। क्योंकि सफ़ेद संगमरमर कहाँ यूज़ हो रहा है? वो किनारे पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की चित्रकारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1562 और 1571 के बीच में हुमायूँ का मकबरा। ठीक है, कब बना था? 1562 और 1571 के बीच में हुमायूँ का मकबरा बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़े लेसन है हिस्ट्री के गाइस, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि गर्मी में क्लास लेनी पड़ती है। फ़ैन वगैरह चलाओ तो इसमें आवाज़ आती है, तो उस वजह से फ़ैन भी नहीं चला पाती हूँ। बिल्कुल पसीने से भीग रखी हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। तो चलो कोई नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपना सीटेट क्वालीफाई करिएगा। फिर करते हैं दिल्ली में दीवाने ए आम का क्या? दीवाने ए आम में सिंहासन का छज्जा। तो दिल्ली में क्या था? दीवाने ए आम, वहाँ पर क्या था? दीवाने ए आम में क्या था? सिंहासन का छज्जा। तो दीवाने ए आम क्या हो जाता है? जहाँ पे सभा वगैरह लगती है, यहाँ पर जहाँ पे राजा सुनवाई करता है, वो दीवाने ए आम हो जाता है। वहाँ पे देखो ये सिंहासन का निर्माण हुआ है। कब हुआ था? 1648 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए थे। शाहजहाँ के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष। देखो, तो दीवाने ए खास और दीवाने ए आम सुनना। दिल्ली में क्या था? सार्वजनिक सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष। तो दीवाने ए खास हो जाता है। दीवाने ए खास मतलब व्यक्तिगत सभा समारोह हो जाएगा और सार्वजनिक दीवाने ए आम हो जाएगा। इस चीज़ का खास, यानी कि खास-खास लोगों को शादी में निमंत्रण देना है, तो खास-खास लोग कौन से हो जाते हैं? जिन्हें हम ज़्यादा चाहते हैं, जो हमारे ज़्यादा करीबी होते हैं, वो खास हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं? एक व्यक्तिगत रूप हो जाते हैं। और दीवाने ए आम यानी कि आम जनता लोग, यानी कि जो जिसमें सब लोग आ जाते हैं। तो सार्वजनिक सभा को क्या कहेंगे? दीवाने आम कहेंगे। और दीवाने ए खास व्यक्तिगत सभा हो जाती है। तो अब आप इस चीज़ को नहीं भूलोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, कि योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती है। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चेहिल-सुतन अथवा 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाते हैं। जो ये सभागार हैं, वो क्या? चेहिल-सुतुन और 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी। और जो दीवाने-ए-खास, दीवाने-ए-आम है, यहाँ पे क्या होता है? इनसे मैचिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते-जुलते बनाए गए थे। शाहजहाँ के जो सभा भवन थे, वो किससे मिलते-जुलते बने थे? तो वो मस्जिद से मिलते-जुलते बने थे। फिर कह रहा है कि उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था, उसे प्रायः किबला क्या? किबला या नमाज़ के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था। यानी कि जो ये इसके ऊपर सिंहासन रखा है ना, इसके ऊपर यहाँ, तो ये किस दिशा में था? इसे किबला किबला की दिशा में था। यानी कि जिस ओर क्या करते थे मुसलमान? क्या करते थे? नमाज़ पढ़ते थे। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था, उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर क्या करता है? ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि ये बना है किबला मान लो।
तो लोग यहाँ की ओर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, तो पश्चिम की ओर है। तो जिस ओर प्रार्थना करते हैं तो उस ओर क्या होते हैं? भगवान होते हैं, जिस ओर तो करते हैं। तो राजा क्या बताना चाह रहा है बेसिकली कि वो क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है कि जो शाहजहाँ का सिंहासन था वो कहाँ था? उसे किबला कहा जाता था, ठीक है? क्या कहा जाता था? किबला कहा जाता था, जिसके ऊपर सिंहासन रखा था। तो ये जो व्हाइट-व्हाइट दिख रहा है ये क्या था? किबला था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि शाहजहाँ का सिंहासन जिसके ऊपर रखा था उसे क्या कहा जाता है? तो किबला कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बल दिया था। शाहजहाँ ने क्या किया था? जो लाल किला थे, नवनिर्मित दरबार थे, उन पे क्या किया उन्होंने? राजकीय न्याय और शाही दरबार में अंतर संबंध पे बल दिया था। ठीक है? बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा-दूरा जड़ाऊ काम की श्रृंखला हुई थी। यानी कि जो शाहजहाँ का सिंहासन है उसके पीछे किस चीज़ का काम हुआ था? तो वो पित्रा-दूरा जड़ाऊ काम हुआ था। यानी कि एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें क्या था? जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। तो पित्रा-द्यूरा में किसे दिखाया गया है? उसमें यूनानी देवता अर्फियस को बीड़ा बजाते चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि अर्फियस का संगीत 1 मिनट इससे बाद में पढ़ेंगे। पित्रा-द्यूरा जानते हैं क्या होता है, ठीक है? तो पित्रा-द्यूरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर यानी कि उत्कीर्ण संगमरमर, बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर अलंकृत। जैसे आप मेले वगैरह में जाते हैं वो ऐसे मेहंदी लगाते हैं, छापे लगा के, लकड़ी के लिए रहते हैं, उनसे छापे लगाते हैं। वैसे क्या होता था? उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर यानी कि रंगीन ठोस पत्थर उन पर दबाकर क्या करते थे? अलंकृत नमूने बनाए जाते थे। ठीक है? तो पित्रा-द्यूरा का यूज़ कहाँ हुआ था? तो पित्रा-द्यूरा का यूज़ इसमें हो रहा था। ये जो पीछे दिख रहा है यहाँ पर हो रहा था और यहाँ पे ही यूनानी देवता अर्फियस को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। क्यों बनाया गया है? तो जो अर्फियस क्या थे? अर्फियस का जो संगीत था, अगर उसे आक्रमण के समय बजा दो, जानवरों को भी शांत करता है। यानी कि आक्रमा अरे यार! तो जो जानवर लड़ रहे होते हैं तो उनके सामने भी अगर इसे बजा दिया जाए तो वो क्या हो जाते थे? शांत हो जाते और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ क्या करेगा? समान व्यवहार करेगा और सभी को सद्भाव के साथ रह सकेगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी क्या थी? आगरा थी। ठीक है? आरंभिक वर्षों में आगरा थी। फिर आगरा इस शहर का में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। कहाँ पर? आगरा में कौन-सी नदी हो जाती है? यमुना नदी हो जाती है, ठीक है? इनका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। इनका निर्माण कैसे हुआ था? 4 बाग की प्रणाली से ही हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार क्या कहते थे? नदी तट बाग कहते हैं, यानी कि नदी तट बाग, यानी कि जो नदी के किनारे बाग बने हैं, उन्हें नदी तट बाग कहा जाता है। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित ना होकर नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे होता है। यानी कि जो नदी तट बाग होते हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो घर हैं वो 4 बाग में नहीं बने होते हैं, वो कहाँ बने होते हैं? नदी के तटों के पास बने होते हैं। ठीक है? आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यानी कि ताजमहल के जो बनवाया था उसमें किस योजना को अपनाया गया है? तो उसमें नदी तट योजना को अपनाया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, 4 बाग प्रणाली को नहीं। यह कैसे बना है? सबको पता है सफ़ेद सॉरी गाइस, आज ना थोड़ी ज़बान काम नहीं कर रही है मेरी। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया है। जो बाग है वो कहाँ बनाया गया है? इसके दक्षिण में बनाया गया है। दिशा का ध्यान रखना, दिशा से कन्फ्यूज़ कर देता है। दिशा दक्षिण की जगह पूरब डाल देगा, गलत हो जाएगा। ठीक है? नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इसे वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने एक नया शहर निर्मित करवाया। तो शाहजहानाबाद किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने
बनवाया था, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दिल्ली में शाहजहानाबाद उसने जो नया निर्मित शहर करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। शाही महल कहाँ स्थित था? नदी पर। केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजातों को वहां जाने की क्या थी? अनुमति थी। उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी। तो ये आगरा का ताजमहल है, देख पा रहे होंगे। आगरा का ताजमहल का निर्माण 1643 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो नक्शा, ये देखो यमुना नदी दिख रही है आपको, दिख रही है? ये है आपकी यमुना नदी, यहाँ है ताजमहल, ये देखो बनी है ना। तो एक नक्शे में आगरा की नदी तटबाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। ताजमहल बाईं ओर स्थित है, यानी कि ताजमहल कहाँ है? बाईं ओर स्थित है। दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें तो शाहजहानाबाद ये होगा। हाँ, ये है शाहजहानाबाद। तो 1850 में क्या बनवाया था इसने? शाहजहानाबाद का नक्शा। ठीक है, तो देख पा रहे होगे ये शाहजहानाबाद है। यहाँ देखो, यहाँ बीच से नदी गई है, यहाँ किनारे किनारे नदी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा गले में पेन होने लगा यार, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हो जाती हैं। तो दारा सिकोह तक पहुंच मिली थी और अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। तो कुछ ही वर्ग थे जो इम्पोर्टेंट, यानी कि मेन मेन लोग ही कर सकते थे। वहां पर यमुना नदी के किनारे अपने घरों का निर्माण दारा सिकोह सहित बाकी सबको कहाँ दूर बनवाना पड़ता था घर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र व साम्राज्य। ठीक है, 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जो क्षेत्र थे वो साम्राज्य थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हो रहा था? निर्माण संबंधी गतिविधियों में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई। तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकला शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। कहाँ पर? जो विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर किसका प्रभाव पड़ा था? बीजापुर और गोलकुंडा जैसे सुल्तानों की वास्तुकला का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, जिसे हम अध्याय 6 में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में मंदिरों की वास्तुकला शैली फतेहपुर सिकरी और के मुगल महलों से मिलतू जुलतू, यानी कि जो वृंदावन के मंदिरों की वास्तुकला है वो कहाँ से मिल रही है? वो आपकी फतेहपुर सिकरी के महलों से मिलती जुलती है। आगे बढ़ेंगे। विशाल साम्राज्य के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके आसान शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों और वास्तुकला शैलियों में परिसंचेचन संसेचन में क्या मिल रही है? मदद मिली। आगे बढ़ते हैं। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष रहे, यानी कि जो क्षेत्रीय कला है उसे अपनाने में दक्ष रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ियों के सामने दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों ने यह बंगला गुब्बत, क्या मुगलों ने बंगला गुब्बत, तो हम इसके बारे में अध्याय 9 और 11 चित्र 11 और 12 को देखेंगे। इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी क्या होता है इसमें स्पष्ट दिखता है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी की कई इमारतें कहाँ से? गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों से बनी हुई। क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी पर कहाँ की शैली का प्रभाव है, वास्तुकला शैली का? तो वो हो जाएगा आपका गुजरात और मालवा। ठीक है, और बंगला गुब्बत कहाँ का है? तो बंगला गुब्बत कहाँ से लिया गया है? बंगला गुब्बत की नकल उन्होंने कहाँ से की है? तो बंगाल के स्थानीय छप्पर झोपड़ियों से की है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये वाला बॉक्स देख लेते हैं। वृंदावन में कौन सा मंदिर? वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590 में, ठीक है, बना था। ये अंदरूनी भाग दिख रहा है कहाँ का? गोविंद देव मंदिर का। ठीक है, मथुरा का। इस मंदिर का निर्माण किससे हुआ था? तो इसका भी निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ था। चार में से दो प्रतिच्छेदी मेहराब पर ध्यान दें जिनमें इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण हुआ। वास्तुकला कि यह शैली पूर्वी ईरानी यानी कि खुरासान से आई है। फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया है। ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है कि जो दो गुब्बत दिख रहे हैं, दो मेहराब दिख रहे हैं, उन पर किस शैली का यूज किया गया है? तो उस पर पूर्वी ईरानी खुरासान शैली का यूज किया गया है। कहाँ का? पूर्वी ईरानी खुरासान शैली का यूज किया गया है। किसमें? तो मथुरा के
गोविंद देव मंदिर में। तो ये आपको मेहराब दिख रहे हैं, ये वाले, ये मेहराब ये यहाँ पे यूज़ किया गया है। और इसी उत्तर पूर्वी ईरानी खुरसाना शैली का यूज़ कहाँ किया गया है? फतेहपुर सीकरी में भी इसका यूज़ किया गया है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी गाइस। थोड़ा बहुत तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक एक क्वेश्चन 100% आ सकता है, क्या पता 2 भी आ जाए, ठीक है? तो ध्यान से आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी से मुगल शासक की सत्ता क्या हुई? धूमिल हो जाने लगी। आपको पता है 18वीं शताब्दी में इनका पतन होने लगा था मुगलों का। तो उनकी आश्रय में विकसित वास्तुकला शैली निरंतर प्रयोग में रही, यानी कि जो भी जब उनके शासन में ये शैली चल रही थी, तो उनके बाद भी ये शैली चलती रही। जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए गए, तो यह शैली अपनाई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़, एक इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी है, तो क्लास में बने रहिएगा। वो बात मैं लास्ट में करती हूँ, बस 5 मिनट और दीजिए। उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। अगर आपको सजेशन लेना चाहती हूँ, तो अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में मुझे दे दीजिएगा, ठीक है? फिर कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी में किसका? फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ टेक, ये गुजरात की क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित थे। चित्र नंबर 17 कौन सा है? 1 मिनट, यही है क्या? नाम उन्होंने डाल ही नहीं रखा, कौन सा? यही है शायद। तो कहाँ पे? तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, उस चीज़ का ध्यान रखो। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल। क्वेश्चन बन जाएगा जोधाबाई महल कहाँ है? तो वो फतेहपुर सीकरी में है। तो इसके जो संभालते अलंकृत स्तंभ, यानी कि जो स्तंभ बने हुए हैं, ये खंभे को स्तंभ कहते हैं, ठीक है? तो ये जो स्तंभ है, ये कहाँ की वास्तुकलात्मक परंपराओं पर के द्वारा बने हैं? तो वो गुजरात क्षेत्र की परंपरा के आधार पर बने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आसमान को छूते चर्च, ये चर्च की पिक्चर है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर पढ़ते हैं 12वीं शताब्दी, ठीक है? तो ये आपको पता है, अन्य जगहों की भी मुझे जानकारी मिलती है एनसीईआरटी से, ये पढ़ना ज़रूरी होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? तो 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली क्या कहलाती थी? गोथिक कहलाती थी। क्या कहलाती थी? गोथिक नाम से जानी जाती। कैसे? 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के क्या किया जाता है? प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती थी। इस शैली की विशिष्टताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब। क्या है? नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग। क्या? नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें क्या होता था? प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है। ठीक है, ध्यान से सुनना। गॉथिक आर्ट कहते थे, किसको गॉथिक आर्ट कहते थे? क्या होता था? ऊंचे व हल्के भवनों का निर्माण किया गया। वास्तुकला की यह शैली क्या होती थी? गोथिक कहलाती थी। इसमें क्या थी इस शैली की विशेषता? तो इसमें क्या थी? नुकीले ऊंचे मेहराब। इनके मेहराब कैसे होते थे? नुकीले और ऊंचे होते थे, ऐसे नुकीले, ऐसे। तो इनके मेहराब नुकीले और ऊंचे होते थे। देख पा रहे हैं? ये देखो, ये नुकीले। पहले कैसे बन रहे थे? ऐसे गोलकार। तो इनके मेहराब नुकीले होते थे गॉथिक आर्ट में। फिर क्या कह रहा है? फिर इसमें क्या होते थे? रंगीन कांच का प्रयोग होता था, जिसमें क्या होते थे? बाइबल के दृश्यों का चित्रण तथा उड़ते हुए पुस्ते दिखाए जाते थे। तो खास इनकी विशिष्टता को ध्यान रखना। विशिष्टता से क्या होता है? स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, विशिष्टता क्या है गॉथिक आर्ट की? नुकीले ऊंचे मेहराब होते हैं, रंगीन कांच का इनमें प्रयोग होता है, और इसमें क्या होते हैं? बाइबल के लिए गए दृश्यों का चित्रण और उड़ते हुए पुस्ते दिखाए जाते हैं। दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारें, घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े, यानी कि जो दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारें हैं और घंटी वाले बुर्ज हैं, वो क्या हुए? बाद में इस चर्च से जुड़े हैं। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का क्या है? नाइट्रे डम चर्च है। तो ध्यान रखना, नाइट्रे डम चर्च कहाँ पर है? पेरिस है। और किस वास्तुकलात्मक शैली पर है बनी हुई है? तो वो आपकी गॉथिक शैली पर बनी हो जाती है। ठीक है, 12वीं और 13वीं शताब्दी दशक तक इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। नाइट्रेडम चर्च कहाँ है? पेरिस में है। और इसमें किस वास्तुकलात्मक शैली का यूज किया गया है? तो वो गॉथिक का हो जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाह रही थी कि अगर जिन बच्चों को क्या है, पैराग्राफ सॉल्व करना नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लो हिंदी में गद्दांश पद्यांश आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं सोच रही हूँ एक 5 मिनट का वीडियो बनाकर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूँ कि किस तरह से
हम पैराग्राफ सॉल्व कर सकते हैं। कुछ तरीके बताऊँगी, 4-5 पॉइंट हैं या 6 पॉइंट मान लीजिए, 5-6 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट नहीं होंगे। उन्हीं से आपका क्या होगा, आपका पैराग्राफ सही जाने लगेगा। अदरवाइज़ आपका सही जा रहा है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, और जिनका नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं आपको पैराग्राफ का सॉल्यूशन यानी कि किस तरह से पैराग्राफ सॉल्व करते हैं, किस तरह से करना चाहिए, क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे जिन चीज़ों को ध्यान में रख के हम पैराग्राफ के क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगर ज़रूरत हो तो मैं उस पे एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है? तो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, वो स्ट्रेटजी वीडियो देख लीजिए। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है वो तो ज़रूर से ज़रूर देखें, और जिनने स्टार्ट कर दी है वो भी देख लीजिएगा। और आज का आधा चैप्टर मैंने पहले अपलोड कर दिया है, आधा चैप्टर बाद में करूँगी क्योंकि नेट इश्यूज़ की वजह से क्लास डिस्टर्ब हुई है। सो थैंक यू गाइज़, टेक केयर एंड बाय बाय।